नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं एक राष्ट्र की नींव के बारे में। मतलब कैसी विविधता, कुछ पुराने पूर्वाग्रह और हमारे शासन की संरचना मिलकर हमारे समाज को आकार देते हैं। सांस्कृतिक विविधता के विशाल विस्तार से लेकर हमारी संवैधानिक सरकार की महत्वपूर्ण संरचनाओं तक ये एक बेहद दिलचस्प चर्चा होने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1600 से ज्यादा। भारत भर में 1600 से अधिक विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। है ना कमाल की बात। मतलब ये सिर्फ कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये हमें बताता है कि हमारा समाज कितने बड़े और अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना है। जब किसी राष्ट्र में इतनी बड़ी संख्या में भाषाएं गूंजती हैं तो वो समाज अपने आप में एक जीवित सांस लेता हुआ संग्रहालय बन जाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि एक देश की असली ताकत क्या है, तो वो यही है, हमारी विशाल विविधता। दुनिया के 8 प्रमुख धर्म, 1600 से ज्यादा भाषाएं और 100 से भी अधिक तरह के सांस्कृतिक नृत्य, और ये सब एक ही देश में एक साथ मौजूद हैं। ये सारी चीजें मिलकर विभिन्न धर्मों, भाषाओं और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों को एक ही मजबूत, एकजुट धागे में पिरोती हैं। तो आज के हमारे इस सफर के मुख्य पड़ाव कुछ इस तरह होंगे। पहले हम विविधता की जड़ों को समझेंगे, फिर पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाओं पर बात करेंगे। उसके बाद भेदभाव और उसकी पीड़ा को जानेंगे। फिर बात होगी समानता के लिए किए गए संघर्ष की, और आखिर में हम सरकार और उसके अंगों को डीकोड करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विविधता की जड़ों की। आखिर ये आती कहां से है? सच कहूं तो इतनी गहरी विविधता रातों रात या बस किसी की व्यक्तिगत पसंद से नहीं बन जाती। इसका सीधा कनेक्शन हमारी जमीन के भूगोल और सदियों पुराने इतिहास से होता है, जिसकी जड़ें बहुत गहराई तक धसी होती हैं। इसे ऐसे समझते हैं, एक तरफ लद्दाख को देखिए, बिल्कुल कठोर बर्फीला रेगिस्तान। खेती तो वहां नामुमकिन सी है ना? तो वहां के लोग पूरी तरह से ऊन, पश्मीना और डेयरी पर निर्भर है, और वहां आपको बौद्ध और इस्लाम धर्म का गहरा ऐतिहासिक प्रभाव देखने को मिलेगा। अब इसके बिल्कुल उलट केरल चली जाइए, हरा भरा तटीय इलाका। वहां के शानदार मसालों के व्यापार ने हमेशा से यहूदियों, अरबों, ईसाइयों और पुर्तगालियों को अपनी तरफ खींचा है। उनका मुख्य खाना है मछली और चावल। तो बात बिल्कुल साफ है, लोग क्या खाते हैं, क्या व्यापार करते हैं और कैसे रहते हैं, ये सब उनका भूगोल और इतिहास ही तय करता है। लेकिन यहीं पर चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। जहां एक ओर विविधता इतनी सारी सांस्कृतिक समृद्धि लाती है, वहीं जब हम एक दूसरे को ठीक से समझ नहीं पाते तो दुर्भाग्य से यही भिन्नताएं एक बहुत ही अंधकारमयी रूप ले लेती हैं। जब अलग दिखने वाले लोगों को समझा नहीं जाता तो समाज में गलत धारणाएं जन्म लेने लगती हैं। सोचिए जरा, हम अक्सर सुनते हैं ना, लड़के क्यों नहीं रोते या लड़कों को दर्द नहीं होता। बचपन से ये बात हमारे दिमाग में ऐसे फीड कर दी जाती है कि मानो रोना कोई बहुत बड़ी कमजोरी हो। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे समाज लोगों को केवल एक तयशुदा सांचे में फिट होने के लिए प्राकृतिक मानवीय भावनाओं को ही दबाने की ट्रेनिंग दे देता है। और इसी को कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा या स्टीरियोटाइप। सबसे खतरनाक बात यह है कि जब हम लोगों को उनकी अपनी एक अलग पहचान के साथ देखने के बजाय उन्हें एक कठोर, एकल सांचे में धकेल देते हैं, तो ये एक वैचारिक जाल बुन देता है। किसी खास क्षेत्र या धर्म के लोगों के लिए एक ही फिक्स्ड राय बना लेना समाज की सोचने समझने की क्षमता को बिल्कुल पंगु बना देता है। अब समस्या सिर्फ सोच तक सीमित नहीं रहती। आइए देखते हैं कि ये कैसे बड़ा रूप लेती है। क्योंकि जब ये पूर्वाग्रही विचार लोगों के मानवीय व्यवहार को कंट्रोल करने लगते हैं, तो वे वास्तविक और बेहद दर्दनाक भेदभाव बन जाते हैं। साल 1901 की इस शक्तिशाली घटना को ही ले लीजिए। ये 9 साल के बालक B.R. अम्बेडकर का अनुभव है। जैसे ही स्टेशन मास्टर को उनकी जाति महार का पता चला, वो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए। एक पल पहले जो सहानुभूति थी, वो अचानक से एक अजीब सी घृणा में बदल गई। जरा सोचिए, महज एक जाति का नाम सुनते ही एक इंसान का रवैया कितनी तेजी से असंवेदनशील हो सकता है। और सबसे दुखद बात क्या थी पता है? उन बच्चों के पास पैसे थे, वे सामान्य किराए का 2 गुना देने को तैयार थे। लेकिन फिर भी उन्हें कोई भी गाड़ी नहीं मिली, क्योंकि कोई भी गाड़ीवान कथित रूप से अछूत सवारी को बिठाकर खुद को गंदा नहीं करना चाहता था। ये घटना साफ दिखाती है कि सामाजिक पूर्वाग्रह के आगे पैसा भी हार जाता है, और भेदभाव कैसे बलपूर्वक किसी इंसान से उसकी गरिमा और बुनियादी आज़ादी को छीन लेता है।
इतने गहरे अन्यायों को करीब से देखने के बाद ये तो तय था कि एक आधुनिक और निष्पक्ष राष्ट्र बनाने के लिए इन पुरानी भेदभावपूर्ण संरचनाओं को सक्रिय रूप से नष्ट करना ही होगा। और यहीं से शुरू होता है समानता के लिए हमारा असली संघर्ष। संविधान के संस्थापकों को ये बात बिल्कुल क्लियर थी, इसलिए उन्होंने जानबूझकर मौलिक अधिकारों का एक बहुत ही मजबूत ढांचा तैयार किया। ये सुनिश्चित किया गया कि ऐतिहासिक भेदभाव की जगह अब कानूनी समानता ले ले। इसके तहत छुआछूत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और ये गारंटी दी गई कि कोई भी व्यक्ति अपनी पसंद का पेशा चुन सकता है, चाहे उसकी जाति कुछ भी हो, ताकि हर व्यक्ति सम्मान के साथ जी सके। लेकिन इन महान संवैधानिक वादों को सिर्फ कागज पर लिख देना ही काफी नहीं था। इन्हें जमीन पर उतारने के लिए शासन की एक बेहद संरचित और जवाबदेह प्रणाली की जरूरत थी। यहीं से सरकार और उसके अंगों का रोल शुरू होता है। इसी जवाबदेही को जमीन पर लागू करने के लिए एक जटिल समाज को प्रबंधित करने वाले 3 आवश्यक स्तंभ काम करते हैं। पहली है विधायिका, जो समाज की आकांक्षाओं को समझकर कानून का मसौदा तैयार करती है। दूसरी है कार्यपालिका, जिसका काम है उन कानूनों को हकीकत में लागू करना। और तीसरी है हमारी न्यायपालिका, जो किसी भी विवाद को सुलझाती है और ये सुनिश्चित करती है कि सभी नियम पूरी तरह से निष्पक्ष और संवैधानिक बने रहें। अब शासन सिर्फ देश की राजधानी तक ही सीमित न रह जाए, इसके लिए इस पूरी व्यवस्था को 3 स्तरों में बांटा गया है। सबसे पहले जमीनी स्तर पर गांवों और शहरों का स्थानीय प्रशासन, फिर राज्य या प्रांतीय स्तर की सरकार और सबसे ऊपर पूरे देश को संभालने वाली केंद्रीय सरकार। इसी त्रिस्तरीय प्रणाली की बदौलत हमारी इतनी विशाल और विविधता से भरी आबादी सुचारू रूप से कार्य कर पाती है। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। अगर आज हमारे पास पूर्ण समानता की कानूनी गारंटी मौजूद है, तो फिर क्यों ये प्राचीन पूर्वाग्रह और पुरानी रूढ़ियां आज भी हमारे रोजमर्रा के फैसलों पर हावी रहती हैं? क्या कानूनी ढांचा बन जाने भर से मानव मन के भीतर पनपने वाले पूर्वाग्रह खत्म हो जाते हैं? ये सच में विचार करने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही। चीजों को गहराई से समझना जारी रखें।